टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक दांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास कृषि का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है सामान्य फसलें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर का देखेंगे फसल की परिभाषा एवं फसल के प्रकार, मतलब ऋतुओं के अनुसार फसल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें धान का चक्र या धान को जो है किस तरह से उगाया जाता है, इसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। इसमें हमारा आज देख रहे हैं अभी फसल को इसमें देख रहे हैं, तो देखते हैं फसल की परिभाषा। तो क्या बोलता है, एक ही आकार व प्रकार के पौधों का वह समूह जो किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक लाभ के लिए उगाया गया हो फसल कहलाता है। ठीक है, मतलब इसने क्या कहा, एक ही प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के और एक ही ऊंचाई के या एक ही लंबाई के पौधों को किसी क्षेत्र विशेष पर समूह के रूप में किसी क्षेत्र विशेष पर आर्थिक लाभ के लिए लेना फसल कहलाता है। ठीक है क्या, ठीक है। अब देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के कितने प्रकार के हमको देखने को मिलता है। तो ऋतुओं के आधार पर फसल जो है 3 प्रकार से हमको देखने को इसमें मिलेगा। पहला आता है इसमें खरीफ की फसलें, दूसरा आता है इसमें रबी की फसलें, और तीसरा इसमें आता है हमारे पास जायद की फसलें के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखते हैं इसमें खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसल का अर्थ होता है वर्षाकालीन फसलें। खरीफ का अर्थ होता है वर्षाकालीन फसलें, जिसको वर्षा ऋतु में जब बारिश हो रहे होते हैं, जब होता है बारिश उस समय उगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हमारे में खरीफ की फसलों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसकी जो बुआई का टाइम रहता है वो रहता है जून से लेकर जुलाई तक। ठीक है, जून से लेकर जुलाई तक जिन पौधों का रोपण किया जाता है वो कहलाता है हमारा खरीफ की फसलें कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, तिल, उड़द, मूंग, और इसी में आपका क्या भी आएंगे, धान भी इसी में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जो हम लोग इसमें उगाते हैं वर्षाकालीन में इसको उगाने वाला होता है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल में आपका धान भी इसमें आएंगे। ऐसे फसलें जिनको बारिश के समय उगाया जाता है उसको खरीफ की फसलें कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें रबी की फसलें। रबी का अर्थ होता है शीतकालीन। ठीक है, शीतकालीन, जब शीत की बारिश यानी कि शीत जब गिरते रहते हैं, ठंडक दिन, ठंड के जो मौसम होते हैं उस समय किसी फसलों को जो लिया जाता है वो कहलाता है हमारे में रबी की फसलें कहलाते हैं। तो इसका जो बोने का समय है वो रहता है अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में इसको जो है बोया जाता है। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे एवं जो नवंबर तक जिसकी बुआई किया जाता है वो होता है रबी की फसलों के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, ये आदि जो है आपका किसमें आता है, रबी की फसलों में आता है, जिनको हम कब बोते हैं, शीतकालीन बोते हैं, जब शीत गिरते हैं, ठंडा लगता है उस समय इसको बोया जाता है। फिर उसका तीसरा आता है इसमें जायद की फसलें। तो जायद का अर्थ होता है ग्रीष्मकालीन फसलें। ठीक है, जायद का अर्थ होता है ग्रीष्मकालीन फसलें। तो इसमें क्या आता है आपका फरवरी से लेकर मार्च तक जिसकी बुआई किया जाता है वो कहलाता है हमारा जायद की फसलें कहलाते हैं। ठीक है, फरवरी से लेकर मार्च तक जिसकी हम बुआई करेंगे वो कहलाता है जायद की फसलें। और इसका एक और नाम होता है नकदी फसलों के नाम से जाना जाता है, नकदी फसलें, नकदी फसलें। ठीक है, तो नकदी फसलों का अर्थ ये होता है जिसको बेचकर हमको तुरंत आमदनी प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं नकदी फसलों के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में आता है हमारे पास, तो आपका खरबूज आता है, तरबूज आता है, तंबाकू, करेला, ककड़ी और लौकी आदि जो है आपका क्या होते हैं, जायद की फसलें होते हैं, जो कि आपको कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ कहाँ इसकी बुआई होते हैं, फरवरी से लेकर मार्च तक इसका उत्पादन या इसकी बुआई किया जाता है, वो होता है हमारे में जायद की फसलें। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं धान को, देखते हैं कि इसमें धान का रोपण एवं जो इसमें कार्य किस तरह से इसको किया जाता है। देखते हैं धान के बारे में, इसमें बोने का तरीका या इसको किस तरह से उगाया जाता है इसके बारे में आज इसमें देखते हैं। तो धान का इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैडी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, और जिसका बॉटनिकल नाम हमारे पास ओराइजा सटाइवा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बॉटनिकल नाम होता है इसका ओराइजा सटाइवा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, हम लोग धान बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में इनका नाम जो है वो अलग अलग है, तो अलग अलग नाम होने के कारण इनके बारे में पढ़ने में भी हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा या हम इसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको एक
पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको पूरे विश्व में केवल एक ही नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। हालांकि वो अपने अपने क्षेत्र विशेष में उस नाम को बोलते हैं, लेकिन अगर पूरे विश्व के आधार पर देखा जाए तो उसका केवल एक ही नाम है हमारे पास, जिसका नाम है ओराइजा सटाइवा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। चाहे आप किसी भी देश में चले जाए, ओराइजा सटाइवा अगर आप बोल देते हैं तो वो समझ जाएंगे कि वो धान को बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये जो है आपका फैमिली जो है ग्रामनी कुल का अंतर्गत आते हैं। ग्रामनी कुल मतलब एक घास कुल का, एक प्रकार का घास होता है, ग्रामनी कुल का एक पौधा होता है। ठीक है, और ये जो है धान जो है हमारे पूर्वजों से कई सालों से इसकी खेती करते आ रहे हैं और इसका लगातार खेती अभी भी चल रहा है। तो अब देखते हैं इसके लिए जलवायु। तो धान के लिए जो जलवायु है आपका, धान के लिए आपका गर्म व नम जलवायु का पौधा होता है, यानी कि गर्म में और नम दोनों में इसको जो है वो उगाया जा सकता है। जैसे गर्म का अर्थ ये है जैसे कि गर्मियों के दिनों में भी इसकी खेती किया जा सकता है। नम का अर्थ ये है कि इसको जो है बारिश के मौसम में भी इसकी खेती किया जा सकता है। इसका कोई इफेक्ट जो है इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है कुछ लिमिटेड है। ठीक है, तो इसमें बढ़वार के लिए पौधे जो रहते हैं उसके बढ़वार के लिए आपका 25 से 30 अंश सेल्सियस की आवश्यकताएं होती है। साथ ही साथ जो है फसल को पकने के लिए आपका 20 से 25 अंश सेल्सियस की आवश्यकताएं होती है। उतना टेम्परेचर वहां पर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा आपका बढ़वार एवं पक जाएंगे। ठीक है, बढ़वार के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि उस समय जो है इनको भोजन बनाने की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें क्या बनता है, राइस बनते हैं, है ना। तो राइस बनने के लिए इसको भोजन की आवश्यकता होंगी, तो भोजन बहुत ज़्यादा बनाते हैं, इसीलिए इनकी जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 25 से 30 सेल्सियस होते हैं। उसके बाद पकने के लिए थोड़ा कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर आपका राइस का फॉर्मेशन तो हो गया है, अनाज वहाँ से बन गए हैं, तो उसको केवल पकाना है, तो उसके लिए कम एनर्जी। अब देखते हैं इसकी भूमि। तो इसमें सिंचाई की सुविधा युक्त सभी भूमियाँ, आपके सिंचाई के सुविधा युक्त सभी भूमियों में इसकी खेती जो है वो किया जा सकता है, चाहे वो रेतीली हो, दोमट हो या बलुई हो। आप किसी भी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई दोमट मिट्टी है तो इसमें इसका उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दोमट मिट्टी में नमी की मात्रा जो है वो बाकी मिट्टियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा सकता है, या इसका उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा हमको प्राप्त होता है। फिर देखते हैं इसमें कि हमारे पास किन किन नामों से किन किन रूपों में हमको देखने को मिलता है। तो इसमें मिलता है हमको गोविंद, मनहर, कावेरी, साकेत फोर, पद्मा आनंदा। फिर है आपका IR 64 बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि धान का जो है सर्वोत्तम या सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले किस्म का नाम क्या है, तो IR 64 है जिसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, उस तरह से आपके अभया, माधुरी, पूषा, बासमती एवं स्वर्णा, जागृति और प्रगति आदि ये जो है ये हमारे पास धान की किस्में हैं। इसमें सबका नाम जो है अलग अलग है। तो आप भी हम लोग देखते हैं कि 1001, 1010, 64, महामाया, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं सब जो हमारे धान है उन्हीं का एक किस्म है। किस्म का अर्थ यह है उसके पौधों की लंबाई एवं जो है अनाज, यानी कि जो उसका अनाज बनता है उसके मोटाई एवं लंबाई के आधार पर जो है इसके अलग अलग रूप में बांटा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके खेती के प्रकार के धान को जो है किन किन रूपों में या किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला विधि रहता है हमारे पास रोपाई। पहला विधि रहता है हमारे पास क्या, रोपाई, अर्थात जैसे कि हमने नर्सरी अगर लगाए हैं, जैसे हमारा खेत है तो खेत में हम लोग जो है रोपा हमको लगाना है, तो खेत को पहले तो 1-2 बार जुताई करके छोड़ देते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद जो है पुनः उसको जो है अच्छे से हल चलाकर जो है पानी को पूरी तरह से मिक्स किया जाता है मिट्टी में। और उस तरह से अगर कोई भूमि समतल नहीं है तो उस भूमि को भी समतल किया जाता है, और समतल होने के बाद जो आपका नर्सरी में पौधा लगा हुआ है उसको जो है लगाते हैं। ये कहलाता है रोपा विधि। जैसे कि मान ले जाइए हमारे पास कोई खेत है, तो इस खेत में हमने अभी समतल किए हैं। अब उसके बाद जो है नर्सरी से हम यहाँ पर क्या लेंगे, पौधा लाएंगे और इसको लगाएंगे। तो आपका लाइन से लाइन की दूरी मतलब आपका एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी को जो है इसमें जो है वो निश्चित रखा जाता है। ठीक है, इसकी दूरी और इसकी दूरी को दोनों को इसमें निश्चित रखकर इसको लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी को जो इसमें
लगाया जाता है, जिससे क्या होता है एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच इसमें प्रतिस्पर्धा शून्य रहते हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है ऐसा इसमें लगाया जाता है। तो आप कुछ इस तरह से इसमें जो है पौधों को ऐसा लगाते हैं जिसमें से शून्य प्रतिस्पर्धा इसमें होता है। तो ये बन गया आपका खेत। तो इस तरह से इसमें जो है रोपा को लगाया जाता है। तो ये हुआ रोपा विधि। फिर उसके बाद आता है इसमें अंकुरन विधि। दूसरा है अंकुरन विधि। अंकुरन विधि का अर्थ यह है, जब हमारे पास खेत में, ये हमारा खेत है, तो खेत में हमने पानी को डाल दिया। पानी को डालने के बाद इसमें हल चलाकर हमने क्या कर लिया, भूमि को समतल कर दिए। समतल होने के बाद यहाँ से जो पानी रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। पानी को यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद जो अंकुरित बीज है, अर्थात हमने धान के जो बीज है उसको अंकुरित करके रखे हैं, तो उसको इस खेत में जो है छिड़कते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे में अंकुरन विधि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, या इसको आम भाषा में लाइचोकी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आता है इसमें ब्यासी विधि। तो ब्यासी विधि का अर्थ यह है, जैसे कि हमारा खेत है, तो खेत में सीधा सा धान को जो बीज है उसको छिड़क देते हैं। उसके बाद उसको जुताई करके उसको ढक देते हैं। यहाँ पर ऐसे बीज को हमने पूरी तरह से छिड़क दिए हैं। ठीक है, बीज को ऐसा पूरी तरह से हमने छिड़क दिया है। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हल जब हमारा चलेगा तो जो बीज है वो क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे। यहाँ से ढक जाएगा। ढकने के बाद वो जब उगेंगे, तो उगने के बाद लगभग वो जब पौधा 15 सेंटीमीटर का रहता है, तो उस समय फिर से इसमें क्या करना, हल चलाना। फिर से जैसे कि हमने पहले ऐसा हल चलाए थे, तो दूसरे बार इसमें जो है कुछ इस तरह से यहाँ से इसको हल चलाना, जिसके द्वारा जो जड़ें हैं वो अच्छे से उससे फैल सके, या जड़ का फैलाव जो है अच्छे से हो सके, इसके लिए किया जाता है। तो उसको बोलते हैं हमें ब्यासी विधि के नाम से उसको जाना जाता है, या धान को फिर से पुनः इसमें ब्यासी करना। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद आता है हमारे में खेत की तैयारी। देखते हैं तो खेत की तैयारी जो है किस तरह से किया जाता है। तो पहले जो है मिट्टी पलट हल से इसको जुताई किया जाता है। जो खेत है उसको मिट्टी पलट वाले हल से इसको जुताई करते हैं। उसके बाद क्या होगा, बाद में जो है देसी हल से इसको 4 से 5 बार जो है प्रयोग किया जाता है। तो देसी हल का अर्थात जैसे हमने मिट्टी पलट हल का जब जुताई किए थे, तो उस समय क्या होगा, उसका जो कूड़ होगा बड़ा बड़ा प्राप्त होगा, यानी कि मिट्टी का जो टुकड़ा होगा हमको बड़ा बड़ा प्राप्त होगा। तो उसको तोड़ने के लिए हम देसी हल से इसको 3 से 4 बार फिर से जुताई करते हैं, ताकि जो मिट्टी का बड़ा बड़ा ठीला है वो कैसा हो जाए, वो टूट जाए, टूट कर बारीक हो जाए। इसलिए उसको 4 से 5 बार जुताई पुनः इसमें किया जाता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, कर जो है मिट्टी को समतल करना एवं जो है फसल टूट को 15 दिन तक पानी में जो है पानी द्वारा इसको नष्ट करना। ठीक है, ये तो हो गया, हल चला लिए। अब हल चलाने के बाद अगर हमने गर्मी के मौसम में अगर धान का फसल लिया था, तो उसके ठूट रहते हैं। ठूट का अर्थ होता है, जैसे ये हमारे पास खेत था, तो खेत में हमने धान जब इसमें उगाए थे, तो ये धान उगाए थे, तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से ऐसा प्राप्त हुआ है, कुछ इस तरह से ऐसा। ठूट का अर्थ होता है उसका अवशेष। जैसे धान इतना बड़ा बड़ा रहता है, ऐसा बड़ा बड़ा रहता है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। तो यहाँ जब कट होने के बाद कुछ इतना हिस्सा उसमें जो है वो बच जाता है, तो ये कहलाता है, उसके टूट कहलाते हैं ना। तो इसी टूट को जो है वो नष्ट करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, जुताई कर कर पानी को डाल देते हैं। इसमें पूरा पानी को डालेंगे। पानी को डालने के बाद इसमें क्या होगा, ये जो है वो सड़ना शुरू होते हैं। तो 15 दिन में जो है लगभग वो सड़ जाते हैं। अगर जो नहीं सड़ते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि हमको जैविक खाद भी इसमें प्राप्त हमको हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब आता है हमारे पौधा तैयार करना, यानी कि नर्सरी की तैयारी जो है किस तरह से किया जाए, इसको दिया है इसमें। तो बोलता है 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए आपका 10,000/20 मतलब 500 वर्ग मीटर लगभग जो है भाग जो है इसमें रखा जाता है। अगर 1 हेक्टेयर में आपको रोपाई करना है धान की, तो 500 वर्ग मीटर का जो नर्सरी होता है वो पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर भूमि के लिए। ठीक है, 500 वर्ग मीटर में अगर हमने नर्सरी लगाए हैं, तो उसको हम 1 हेक्टेयर भूमि में उसको रोपाई किया जा सकता है। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ रहता है, तो 2.47 इसको याद रखेंगे, 2.47
0.47 एकड़ रहता है, जिसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इतने में इसकी रोपाई किया जा सकता है और आपका जो पौधा है वो लगभग 15 दिन में जो है वो रोपने के लिए तैयार हो जाता है या रोपने योग्य हो जाते हैं। अर्थात अगर हमने आज इसकी उगाई, आज इसको वहाँ पर बोए हैं, तो आज से 15 दिन बाद जो है आपका पौधा रोपने योग्य वो हो जाता है, जिसकी रोपाई करना आवश्यक होते हैं। अगर उसकी रोपाई में लेट होते हैं तो इसका असर जो हमको उपज पर देखने को मिलता है। खाद एवं उर्वरक के बारे में कि खाद और उर्वरक जो है इसको किस तरह से दिया जाता है, तो 120 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम आपका फास्फोरस और 60 किलोग्राम आपका पोटेशियम। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हमारे में NPK। NPK के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस NPK को जो है वो लगभग आपका कितना दिया जाता है, तो इस NPK को दिया जाता है 120 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम आपका पोटेशियम को दिया जाता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर आप अगर इतना खाद उसको दे रहे हैं तो आपका उपज जो है इसमें अच्छे से हमको प्राप्त वो होता है। और ये ऐसा है कि आपको एक ही बार में इसको नहीं देना है, इसका बंटवारा करके इसको जो है वो दिया जाता है। ये तो वह उर्वरक और खाद के बारे में देखते हैं। तो खाद को जो है जब मिट्टी को हम समतल करते हैं या जोताई करते हैं उसी समय जो है खाद को मिला देना चाहिए, ताकि वो जो है मिट्टी में अच्छी तरह से वो मिल जाए। तो इसीलिए जो है वो सबसे पहले उसमें आपका खाद को पहले मिलाया जाता है एवं जो उर्वरक को जो है बाद में उसको जो है वो दिया जाता है। खाद और उर्वरक में आपको मेन चीज डिफरेंट चीज आपको देखने को ये मिलेगा। खाद का अर्थ होता है जिसको हम जैविक रूप से या जिसको जो है हम अपने हाथों से या जैविक रूप से इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग एवं जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, वो हमारा खाद कहलाता है। और उर्वरक मतलब होता है इसमें केमिकल का एक कंपाउंड होता है जिसको फैक्ट्रियों में या कारखानों में बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं उर्वरक के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि हमको अलग अलग रूपों में हमको प्राप्त होता है, जैसे लिक्विड के रूप में और आपका चूर्ण के रूप में एवं दानेदार रूप में, तीनों रूप में हमको प्राप्त वो होता है। अब आते हैं इसमें जल का प्रबंध देखते हैं। तो जल का प्रबंध में आपका आता है धान को जो है 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है धान को। ठीक है, इससे अगर कम होता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन अगर ये 100 है, अगर इससे अधिक हमको निकालना का आवश्यकता है तो आपका 100 सेंटीमीटर पानी की हमको आवश्यकता इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि धान जो है बहुत ज़्यादा पानी चाहने वाला फसल होता है, तो इसीलिए इसमें 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप में पानी की जो मात्रा है उसको कम या ज़्यादा करना है तो इसे कल्ले फूलते समय, बालियों के निकलते समय एवं पकते समय आपको पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसके द्वारा आपका फसल की उपज को किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, फिर आते हैं इसमें फसल का सुरक्षा किस तरह से देखते हैं। तो पहला इसमें आता है हमारे में वीड्स कंट्रोल, यानी कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करते हैं। तो आपका रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहला जो रहेगा आपका नियंत्रण, जब उसमें निंदाई कुड़ाई करेंगे तो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद जो है इसको पहला निंदाई कुड़ाई इसमें किया जाता है, यानी कि अनवांटेड जो प्लांट है इसको निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी जो रहता है वो आपका 40 से 45 दिन बाद जो है वो वीड्स को निकालना चाहिए। ठीक है, 40 से 45 दिन बाद जो है वीड्स को निकाला जाता है दूसरी बार। फिर आप देखते हैं इसमें कीटों का एवं रोगों का नियंत्रण जो है उसमें कैसे करते हैं। तो पहला देखते हैं इसमें कीटों का नियंत्रण। तो कीटों में आता है हमारे पास तनाछेदक। तनाछेदक का अर्थ है जो पौधे के तने को छेद कर देते हैं, वो वहां घुस कर उसके रसों को चूसने लगते हैं, वो कहलाता है हमारे में तना भेदक कहलाते हैं। जिसके द्वारा कैसा होता है, जो भोजन हमारे प्लांट को या उसमें बालियों के रूप में प्राप्त होने के उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाते हैं, एवं हमारे बालियां जो अच्छे से नहीं निकलते, साथ ही साथ आपके जो पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसी में वो बोलते हैं हमारे में तना छेदक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अगर पौधे का तना ही छेद हो जाएगा तो उसमें भोजन का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं 10% थाइमेट का जो है आपका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका जो है छिड़काव किया जाता है, जो कि हमको थाइमेट जो है 10% के रूप में मार्केट में जो मिलता है उसका आपका 1 हेक्टेयर में लगभग 10 किलोग्राम को आपको डालने की आवश्यकता होती है। अगर इसको हम डाल लेते हैं तो तना भेदक जो है इसमें नहीं होता है, तना छेदक इसमें नहीं होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में रोगों का नियंत्रण, की रोग का किस तरह से नियंत्रण करते हैं।
देखिए ये तो कीट हुआ और ये रोग हुए, ठीक है। तो कीटों और रोगों दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो दोनों का नियंत्रण हमको अलग अलग तरीके से करने की आवश्यकताएं होती है। तो इसमें पहला आता है हमारे पास झुलसा रोग आते हैं। झुलसा रोग का अर्थ यह है कि जो पत्तियां रहते हैं वो ऑटोमेटिक जो है अपने आप पीला पड़ना शुरू होंगे एवं जो है वो मुरझाना शुरू होते हैं और जो है थोड़ा नीचे को जो है झुकना वो शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हमें झुलसा रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हमारे में 500 ग्राम आपका प्लेटोमक्स 500 ml पानी में घोल कर जो है प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव इसमें किया जा सकता है या इसमें करते हैं। फिर उस तरह से आपका जो झोंका रोग होता है, तो झोंका रोग के लिए झोंका रोग एक प्रकार का कैसा होता है जो आपके पत्तियों को मोड़ने वाले और एवं जो है उसको नुकसान यानी कि उसको नीचे की तरफ जो है बैठाने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं हमारे में झोंका रोग के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आपका हिनोसन 0.1% जो घोल हमको मार्केट में मिलता है उसका छिड़काव इसमें किया जाना चाहिए, ठीक है। ये है। आप देखते हैं उसके बाद कटाई। तो कटाई का वक्त कब आते हैं, तो बालियों का रंग पीला भूरा होने पर जो है तथा 80% बालियां जो है वो कड़ा हो जाने पर इसकी कटाई किया जाता है। जैसे कि धान है, तो धान का जो रंग है उसका जो बालियां का अर्थात ये है अनाज जिसमें लगे हुए रहते हैं। तो धान का जो हमारा पौधा होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहते हैं, ऐसा रहता है कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इसमें रहता है, ऐसा लगे हुए रहते हैं गुच्छे ग्रुप में जो है वो लगे, और इस पर भी बहुत सारे ऐसा धान इसमें जो है वो लगे हुए रहते हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसा इसमें। तो ये कहलाता है हमारे में बालियां। तो ये जो बालियां का रंग कब हो जाएगा, जब पीला और भूरा हो जाएंगे तब इसको और इसको छूने पर या देखने पर उसमें 80% बालियां कड़ा हो जाए या उसमें सही मात्रा में जब पक जाए तब उसकी कटाई किया जाता है। और कटाई के लिए भी हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, इसका प्रयोग इसमें करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इसकी उपज। तो उपज हमको जो है वो किस तरह से प्राप्त होता है, तो उपज के लिए भी अलग अलग किस्मों पर निर्धारित होता है। जैसा जैसा हम धान के किस्मों को लेंगे वैसा वैसा इसमें हमको उपज प्राप्त होता है। तो उसी के लिए अगर हम उन्नतशील को ले रहे हैं, उन्नतशील जातियों की इसमें ले रहे हैं, तो इसके औसतन उपज जो हमको प्राप्त होता है 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उन्नतशील जातियों हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये उसका औसत है, इससे आपका अधिक हो सकता है, कम नहीं होंगे, बहुत ही कम इसमें होता है। लेकिन औसत उपज को लिया जाए तो 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से जो है उन्नतशील जातियों से हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद जो है देसी जाति जो रहते हैं हमारे पास, देसी का अर्थ ये है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी या हमने एक बार बोने के बाद इसको लगातार उसी बीज को अगर अपना रहे हैं तो हमारा देसी जातियाँ कहते हैं, जो कि उपचारित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर देसी जातियों का जो अगर प्रयोग इसमें किया जाता है तो देसी जातियों में आपका लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो हमको प्राप्त होता है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज जो इसमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसका फसल का चक्र, देखते हैं कि किस तरह से इसका चक्र आते हैं। फसल का चक्र भी इसमें देख लेते हैं। तो फसल चक्र का अर्थ होता है कि हम धान के साथ साथ या धान के जो है चक्र में, मतलब धान को लेने के बाद कौन से फसल को लें, उसके बाद फिर से क्या फसल के लिए, मतलब अर्थात इसको चक्र में किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये होता है फसल चक्र। तो इसमें आपका धान गेहूं 1 वर्ष का होता है। पहले आपने धान को ले लिए, उसके बाद आप गेहूं की इसमें लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका धान भी प्राप्त होंगे एवं गेहूं भी आपका प्राप्त होगा। और ये जो है आपका इसका जीवन चक्र जो है वो 1 वर्ष का रहेंगे। फिर उसके साथ रहता है हमारे धान और चना, और धान और चना भी हमारा कितने का होता है, 1 वर्ष का ये भी होते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें धान, आलू, मक्का ये भी कितने का होता है, 1 वर्ष का इसमें होता है। पहले आप धान को ले लीजिए, उसके बाद आलू को, फिर उसके बाद आपके मक्का को। तो ये खरीफ का है, फिर ये रबी का है और ये जायद का है, ठीक है। खरीफ, रबी, जायद के जो है तीनों फसलों को हम इसमें ले सकते हैं का चक्र रूप में। आपको याद रखना है खरीफ, रबी, जायद में कौन कौन से आते हैं। तो ये हो गया हमारा खरीफ, रबी और जायद में हम इसको जो है ले सकते हैं, और ये 1 वर्ष का चक्र इसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है हमारे में द्विवर्षीय में, तो इसमें आता है आपका धान, मटर, ज्वार और गेहूं, ठीक है। धान, मटर, ज्वार और गेहूं को अगर हम ले रहे हैं तो वो आपका 2 वर्ष का पौधा रहेंगे, अर्थात इसका जो जीवन चक्र रहेगा वो 2 वर्ष तक ही 2 वर्ष में कंप्लीट होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें धान, बरसीम, गेहूं, धान और गेहूं, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, धान लिए, फिर बरसीम लिए, फिर उसके बाद धान लिए, फिर आपका गेहूं लिए।
तो ये भी आपका 2 वर्ष का जो है वो चलता है। फिर साथ ही साथ आपका धान, चना, गन्ना की पेड़ी, ठीक है, धान, चना और गन्ना पेड़ी जो है आपका क्या होता है, ये भी 2 वर्ष का होता है। पहले धान को ले लीजिए, फिर चना, फिर गन्ना, फिर उसी गन्ना का पेड़ी को इसमें जब लेते हैं तो ये भी आपका 2 वर्ष का जो है वो चलने वाला होता है। तो ये था हमारा आज का धान के बारे में। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।